हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज है संडे और आपको पता है कि हर संडे के दिन हम लोग स्पेशल वीडियो बात करते हैं, यानी संडे स्पेशल करके एक मॉक टेस्ट आता है जिसमें पिछले एक सप्ताह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो 60 MCQ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और फटाफट क्वेश्चन का राइट आंसर करते चलेगा और सारा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सही तरीके से सुमेलित किया गया। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको पता होगा। राइट आंसर होगा सी। फटाफट आंसर करते चलिएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का गठन किया था जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। इसका गठन कब किया गया था। क्या होगा सही आंसर। मैंने अक्सर आपको बताया कि आप हमेशा डेट के साथ उसका मंथ और जो भी इसका डेट है वो आप याद रखेंगे ईयर्स के साथ साथ। तो यहाँ पे 1939 के साथ याद रखना है कि मई 1939 में उन्होंने किया था, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। पवनार किस राज्य में स्थित है। पवनार जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। गांधी जी द्वारा चलाए गए पवनार व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को जाना जाता है, दूसरे के रूप में जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है और वो आंदोलन है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसी को भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं और इसके निकटतम जो सबसे है वह है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अल्मोड़ा जेल में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने कब वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था। वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया गया था 1944, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि शहीद आजम के नाम से मौलाना अबुल कलाम को जाना जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। शहीद आजम भगत सिंह को कहते हैं और इनकलाब का नारा भी भगत सिंह ने ही दिया था। तो ये पॉइंट तो सही है लेकिन फर्स्ट गलत है, तो इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। केवल और केवल 2 सही हो जाता है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो कुली कुतुब शाह यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जो जिला दर्रा जोड़ता है, बताइए कि जो जिला दर्रा जो किसको किसको जोड़ता है। तो ध्यान रखेंगे जो जिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है। कौन सा सागर स्थलबद्ध है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो सागर है अरल सागर। ठीक है, अरल सागर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होता है, राष्ट्रीय आपात कब लगता है, 352 आर्टिकल कहते हैं, आपको पता होगा। तो ये कब किन परिस्थितियों में कर सकता है राष्ट्रपति। तो ध्यान रखेंगे युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह तीनों के कारण, यानी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में से कौन सा रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। विनियमित करता है कौन, पराव2 हार्मोन, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि मानव दिमाग के निम्न भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। निगलने और उगलने का, उल्टी करने का जो निगमन केंद्र है वो कौन सा है। तो मेडुला अम्बालगेटा, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। बताइए निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, पाचक एंजाइम के रूप में गैस्ट्रिन। ठीक है, गैस्ट्रिन यहाँ पे कह सकते हैं। ऑप्शन बी होगा, पाचन एंजाइम नहीं है।
श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण जो मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मेडुला अम्बलगेटा, राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बस वीडियो को ध्यान से देखते चलिए और कमेंट्स करते चलिए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताइए कि चीन का मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे चीन के मैनचेस्टर के रूप में संघाई को जानते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सरगासो समुद्र जो किस महासागर में स्थित है, क्या होगा सही आंसर? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल के तहत कुल 3 बार लग चुका है, ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। और कब कब लगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारत में 3 बार आपातकाल लगा हुआ है। कौन से आपातकाल की बात की जा रही है? राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के तहत लगता है, ठीक है। पहली बार 26 अक्टूबर 1952 को, दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को और तीसरी बार 25 जून 1975 को। तो ये तीनों डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखे गए हैं? किस शब्द के स्थान पर? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है आंतरिक अशांति जो शब्द है इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन जनन ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन जनन ग्रंथि है? तो ध्यान रखेंगे कौन जनन ग्रंथि है, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये तीनों के तीनों यहाँ पे जनन ग्रंथि है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट वन, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशन करती थी? पेट्रियाट, ठीक है, पेट्रियाट। नेक्स्ट वन जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में किसके द्वारा की गई थी? परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की गई थी, जिनको लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। तो देखिए तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलत किया गया वो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल हरि देशमुख नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले होना चाहिए, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना 1924 में किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? 1909 का, ठीक है, 1909 का मार्लेमेंटो जो सुधार अधिनियम था उसके द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जो संशोधन है वो कह सकते हैं कि 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची के तहत इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? बताइए, संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान? बताइए, सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सबसे अधिक जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र का होता है, जबकि सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो वो कब से प्रभावी हुआ है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है 2001। ए को टिक करेंगे 2001। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बम जो विकसित किया गया एडवर्ड टेलर के द्वारा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस कह सकते हैं, नोबेल गैस कह सकते हैं, नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो होता है वो उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत नहीं आता है। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे कूलम्ब का नियम। ठीक है, कूलम्ब का नियम। धनायन तब बनता है जब, बताइए कि धनायन तब बनता है जब। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब धनायन बनता है, यानी सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन, हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें जो हैं विकसित होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जड़ें जो विकसित होती है वो मूलांकुर से विकसित होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? रॉलेट एक्ट जो है वो 19 मार्च 1919 को, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, जिसका नाम क्या था? वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को निर्माण किया, बंगाल में जन्म दिया, इसका नाम क्या था? इसका नाम था अनुशीलन समिति। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, अनुशीलन समिति। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? बताइए, अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, कौन सा मिलान सही नहीं है। देखिए, चौरी चौरा जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 बिल्कुल सही। स्वराज पार्टी का गठन 1923। माटेंग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। लेकिन गलत है, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 जनवरी नहीं 3 फरवरी होना चाहिए। ठीक है, 3 फरवरी यहाँ पे होगा, यानी राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। अगला प्रश्न, कि जब 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया, उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जब पारित किया गया था, उस वक्त भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की घटना इनकी समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अतिवादियों व उदारवादियों ने पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो प्रमुख शिल्पी के रूप में जो कार्य किए थे वो है एनी बेसेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है भारतीय शांति के रूप में? शांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक। अब एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ, बताइएगा कि भारतीय शांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? ये बात, ठीक है, अशांति के जनक किसने कहा था, ये आप कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के दूत कहा था किसने? तो करेक्ट आंसर होगा सरोजनी नायडू ने। ठीक है, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट वन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे कह सकते आगा खां। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि तावा किसकी सहायक नदी है? बताइए फ्रेंड्स, तावा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की सहायक नदी है, ए को टिक करेंगे। सतलज नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सतलज नदी के संबंध में दोनों पॉइंट्स को पढ़ करके बताइए कि क्या सही होगा। तो यह तिब्बत के मानसरोवर के समीप राकसताल से निकलती है, जो कि बिल्कुल सही है, और यह सिंधु के सहायक नदी में से एक है। दोनों के दोनों पॉइंट सही है, यानी राइट आंसर यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कह रहे हैं कि सिंधु नदी की कौन सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की कौन सहायक नदी नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वेतवा। ठीक है, वेतवा जो वो कह सकते हैं यमुना की सहायक नदी है, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से
किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? जिस तरह से बिहार के शोक कोसी और पश्चिम बंगाल के शोक के रूप में दामोदर को जाना जाता है, उसी तरह से उड़ीसा के शोक के रूप में महानदी को जानते हैं, यानी ए करेक्ट होगा। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ किसका स्रोत है? जनापाव जो पहाड़ी है वो किसका स्रोत है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चंबल नदी का स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो इसका कार्य होता है संक्रमण के विरुद्ध। ठीक है, एंटीबॉडी का जो प्रमुख कार्य होता है संक्रमण के विरुद्ध होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कोसेरुक रज्जु, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? और कोशिका के पावर हाउस के रूप में किसे जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पे डी को टिक करेंगे। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चंस की। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर के गुजरती है? विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर के गुजरती है, और वो नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है और ये पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिएगा आपने 60 में से कितना स्कोरिंग किया, वीडियो कैसी लगी और क्यूज का क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। कमेंट्स करके राइट आंसर नीचे बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एक चीज़ और बता दूं कि आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको पता है कल होली है, तो कल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। आपको जो भी पढ़ना होगा आप खुद से पढ़ सकते हैं। फिर से हमारा क्लास नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।